Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of MTH 302 Business, Mathematics and Statistics, and today our lecture of discussion is lecture number 36 Elementary Probability part number 2, जो कि continuation है lecture number 35 की, जिसमें हमने probability को डिस्कस किया था. बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं. लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा. ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर. अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपके जो भी लेक्चर्स हैं मैं वीयू के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनके साथ मैच करके ही अपलोड करती हूँ. जो ये लेक्चर है इसका नेम तो 36 है, लेकिन ये इसमें से कुछ भी आप लोगों के जो वीडियो लेक्चर है उसमें कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, बल्कि लेक्चर नंबर 36 को जो नेम दिया गया है वो जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जहाँ तक डिस्कस किया था, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. ओके जी, लेट्स सी. यहाँ पर मैंने किया था लेक्चर. ओके, लेक्चर नंबर 36 आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है यहाँ से. ठीक है, लेक्चर नंबर 36 हैज़ बीन स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर अकॉर्डिंग टू योर वीयू वीडियो लेक्चर्स, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आपके जो 35 लेक्चर है उसमें ये सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड नहीं हैं, लेकिन ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपके लेक्चर नंबर 36 में इंक्लूडेड हैं. तो जब भी आप लेक्चर नंबर 36 की बात करते हो तो आपका लेक्चर नंबर 36 ऑलमोस्ट यहीं से स्टार्ट होगा, यानी एग्जाम्पल से स्टार्ट होगा, जो कि प्रोबेबिलिटी के टॉपिक से ही है. उसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी. कुछ एग्जाम्पल्स हमने कल भी की थी और आज हमने फर्दर इसकी एग्जाम्पल्स करनी है. फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ हाउ कैन वी मेक. अच्छा, ये एग्जाम्पल लॉटरी वाली, ठीक है, डिस्कस करेंगे. हाउ कैन वी मेक असेसमेंट ऑफ चांसेस. लुक एट अ सिंपल एग्जाम्पल. किस तरह से आप, क्योंकि मैंने आपको कहा था प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, किस तरह से हम असेसमेंट ऑफ चांसेस कर सकते हैं. A worker out of 600 gets a prize by लॉटरी. लॉटरी है, उसमें क्या है, 600 में से वो क्या है, प्राइस लेता है. What is the chance of any one individual say राशिद being selected. अच्छा जी, इंडिविजुअल की बात है, यानी किसी एक की बात कर रहे हैं. तो चांस ऑफ एनी इंडिविजुअल से राशिद being selected, यानी टोटल में से, यानी टोटल 600 प्राइसेस हैं लॉटरी के, तो उसमें से एक की बात हो रही है, यानी राशिद सिलेक्टेड है, तो ऑब्वियसली हमारे पास 1/600 चांसेस होंगे, यानी 600 में से 1 चांस होगा इसके अकर करने का एटलीस्ट. द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट राशिद इज सिलेक्टेड इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग, यानी इवेंट अकर कर रहा है. आपने राइट किया, यानी पी प्रोबेबिलिटी को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं या कैपिटल लिखते हैं, लेकिन ज़्यादा स्मॉल पी लिखते हैं. स्मॉल पी ऑफ राशिद इज़ इक्वल टू 1, यानी उसकी अकरेंस इवेंट की डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेज या पॉसिबिलिटीज़. तो दिस इज़ प्रायरी मेथड ऑफ फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी एज वी कैन असेस द प्रोबेबिलिटी बिफोर द इवेंट अकर्ड. मैंने प्रायरी नॉलेज जो था उसके बारे में भी बताया था. ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमने पढ़ा था. प्रायरी का ये मतलब था, मैंने आपसे कहा था प्रोबेबिलिटी वो होती है जिसके बारे में हमें उसका आउटकम हमें एडवांस में पता होता है. क्योंकि जब उसने कहा ना एन इंडिविजुअल की बात की, यानी एक राशिद को ही सिलेक्ट करना है, तो मुझे आउटकम पता था, यानी कोई एक ही सिलेक्ट करना है मैंने, उसे हम प्रायरी मेथड कहते हैं. ठीक है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी. एग्जाम्पल फार्मूलाज भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए थे. प्रायरी प्रोबेबिलिटी को भी डिफाइन कर दिया था. व्हेन नंबर ऑफ आउटकम्स आर नोन इन एडवांस देन दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ कॉल्ड प्रायरी प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो अगेन रिपीट कर देती हूँ. पी ऑफ इवेंट, यानी किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ वेज दैट इवेंट कैन अकर, यानी एक इवेंट अकर कर सकता है, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ जो प्रोबेबिलिटी है यानी इवेंट्स का पता है ना, कि आउटकम पता है मुझे इसका, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम. जैसे मैंने ऊपर किया 600 की बात की थी और उसमें से नंबर ऑफ कितनी बार अकर कर सकता है, जैसे हमने ऊपर किया 1 को, यानी 1 टाइम एटलीस्ट वो अकर कर सकता है. ठीक है, तो 1/600 इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई और आउटकम हमें ऑलरेडी पता था. तो इधर एक एग्जांपल देख लेते हैं. इफ़ आउट ऑफ 600% 250 आर वुमेन देन द चांस ऑफ वुमेन बीइंग सिलेक्टेड इज़. पी ऑफ वुमेन क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी अकरेंस टोटल हमारे पास नंबर ऑफ वेज दैट कैन इवेंट कैन अकर, कितनी बार अकरेंस उसने बताई है, 250 आर वुमेन, यानी 250 बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 600. तो हमारे पास पहले से नॉलेज थी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, यानी 600 हैं हमारे पास रिजल्ट, और उसमें से
सिलेक्टेड कितने हैं, 250 हैं, ठीक है। तो ये प्रायरी प्रोबेबिलिटी हो गई। लेकिन इन मैनी सिचुएशन देयर इज़ नो प्रायर नॉलेज टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज़। जब हमारे पास कोई नॉलेज नहीं होता पहले से, यानी हमें नंबर ऑफ़ आउटकम्स वगैरह नहीं पता होते, तो हम क्या करते हैं, उसको एम्पिरिकल या एक्सपेरिमेंटल अप्रोच कहते हैं, क्योंकि हमें इसके डेटा के एनालिसिस वगैरह करनी पड़ती है, ठीक है। फर्दर उस एनालिसिस की बेस पर देन हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरह से हम पहले डेटा को अरेंज करके उसके एनालिसिस वगैरह करके डिफरेंट स्टेप्स में देन जाके उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। वो यहाँ पर है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बीइंग डिफेक्टिव। अब मशीन को देख के हमें तो नहीं पता पहले से कि इसने कोई मशीन है, 10 मशीन है, उसमें से कोई भी मशीन कभी भी ख़राब हो जाए, या मुझे पता है कि इसने ख़राब होना ही होना है या कितनी बार ख़राब होना है, तो इसके बारे में मुझे कोई प्रायर नॉलेज नहीं है। तो ये हमारी एम्पिरिकल या एक्सपेरिमेंटल अप्रोच होगी। इसके लिए मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे या बार बार मोनीटर करना पड़ेगा उस मशीन को कि कितनी बार वो डिफेक्टिव होती है या कितने टाइम बाद होती है। ये सारी चीज़ें एनालिसिस में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसका मेथड क्या है, मोनीटर द मशीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी जितने टाइम के लिए है उसको मोनीटर करो कि कब कितने टाइम बाद यानी ठीक रहती है या ख़राब होती है। फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स इट बिकम्स डिफेक्टिव, यानी कितनी बार डिफेक्टिव हो रही है। तो इस वजह से जितनी ज़्यादा आप एनालिसिस करते रहोगे, जितना टाइम उसको एनालिसिस करोगे यानी उसको मॉनिटर करते रहोगे और देखोगे कितनी बार डिफेक्टिव, जितना ज़्यादा लेंथी होता जाएगा टाइम, उतना ज़्यादा आपकी जो कैलकुलेशंस है वो इम्प्रूव होती जाएंगी। तो इसे हम एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल अप्रोच भी कहते हैं। ये मैंने कल आप लोगों को बताया भी था। पी ऑफ इवेंट यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर्स, कितनी बार वो इवेंट अकर करता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, यानी आपने कितनी बार उसके एक्सपेरिमेंट्स किए। लार्जर द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स मोर एक्यूरेट द एस्टिमेट। मैं जैसे अभी बात करी थी कि बार बार एक्सपेरिमेंट करने से तो एक्यूरेट रिजल्ट्स पर आप पहुंचोगे, तो जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स होंगे उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट आपको एस्टिमेट करने में हेल्प होगी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी अप्रोचेस थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी एज द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बिकम्स वेरी लार्ज। अगर ज़्यादा लार्ज हो जाए थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को अप्रोच करती है। अब यहाँ पर हमारा था, ये चीज़ें तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी थी। अब ये जो प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं, अब किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं, यानी रूल्स कह लो, उसको फॉलो करना पड़ता है इसको सॉल्व करने के लिए। जो रूल्स आपको पता होना चाहिए, और ये रूल्स आप लोगों से आपके MCQs क्विज़ेज़ में पूछे जा सकते हैं, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताया करें। ये एक है और रूल, एक है मेरे पास एंड रूल, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे आज। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का टॉपिक है कि कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, कौन से नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। तो फर्स्ट हमारा है और रूल। अब कंसीडर 2 इवेंट्स A एंड B। कोई भी इवेंट है यानी अकर करता है, कोई भी काम होता है तो उसे इवेंट कहते हैं। A एक इवेंट है, एक B है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर A और B हैपनिंग। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B हैपनिंग। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ है और या, यानी A या B की हैपनिंग करो, A एंड B और है यानी दोनों में से कोई एक अकर करेगा। एंड का मतलब है दोनों ही अकर करेंगे, यानी बोथ की बात हो रही है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, यानी टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए वैसे आपको स्टेप वाइज बताया जा रहा है, लेकिन आगे जाके मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखाऊंगी, ठीक है। तो कैसे सॉल्व किया जाता है प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट हम बात करते हैं और रूल की बात करें हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B हैपनिंग, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B कैन हैपन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, जैसे हमने ये वाला किया था, ठीक है। जैसे ये कर रहे थे, नंबर ऑफ वेज दैट कैन इवेंट कैन अकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो ये इस तरह का फॉर्मूला यूज़ करना है। आपने क्या करना है, पहले आपने करना है नंबर ऑफ वेज A और B कैन हैपन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ में से कितनी बार A या B अकर करेगा, इवेंट अकर होगा। अब इसको सेपरेट करने की बारी आ गई। A की प्रोबेबिलिटी को सेपरेट करना है, B की प्रोबेबिलिटी को सेपरेट करना है। तो क्या करोगे, जस्ट आप नंबर ऑफ वेज A कैन हैपन, ठीक है, देन कर दो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ। अच्छा, ये नेक्स्ट स्टेप है प्लस, और की जगह आपने लगाना है प्लस, ठीक है। और जहाँ पर आएगा और रूल में आपने लगाना है प्लस,
और रूल में याद रखिएगा प्लस है और एंड में मल्टीप्लाई होता है। तो अब आपके पास प्लस, अब बी का कर दो, नंबर ऑफ वेज बी कैन हैपन, यानी दोनों ऐड हो गए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। अब ये तो अलग इकट्ठा कर लिया, अब इसको अलग करने की बारी आ गई। प्रोबेबिलिटीज़ अलग करो, नंबर ऑफ वेज ए कैन हैपन और ये डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, देन प्लस नंबर ऑफ वेज बी कैन हैपन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। ये सारा आ गया आपके पास। तो अब ये क्या है, ये जो ये वाली लाइन आएगी आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, ये ए की बात हो रही है जो डिवाइड भी हो रहा है। ये फर्स्ट एक तरह से पार्ट बन गया फॉर्मूले का, और नेक्स्ट हमारे पास जो बन गया ये सेकंड पार्ट बन गया। अब ये देखो ये वाला पार्ट किससे रिलेटेड बन रहा है, आपके पास ए से रिलेटेड, राइट, ए से रिलेटेड है। तो ये हमारे पास होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग और प्लस हमारे पास आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैपनिंग। ठीक है, ये हमारे पास दोनों प्रोबेबिलिटीज़। अब रूल और रूल में क्या होता है, यानी फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अगर ए और बी की बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है, ये आगे दिखा भी रहा है। अच्छा जी, अब इस रूल को जो और रूल है वो अप्लाई करने के लिए वन कंडीशन होती है। ये कंडीशन होती है कि जो इवेंट्स गिवन होते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर दोज इवेंट्स विच डू नॉट अकर एट द सेम टाइम और साइमल्टेनियसली जी व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड देन ईदर हेड और टेल will occur and not both head or tail will be occurred at the same time or simultaneously। देखें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि आपके पास टू पॉसिबिलिटीज़ है। सपोज करें टू पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसमें से दोनों पॉसिबिलिटीज़ एक ही टाइम पर अकर नहीं कर सकती सेम टाइम पर, दोनों में से कोई एक अकर करेगी, यानी डू नॉट अकर एट द सेम टाइम या साइमल्टेनियस, यानी एक साथ अकर नहीं करेंगी। जैसे आप कोई भी कॉइन है वो टॉस करते हो, हेड टेल दोनों आते हैं। आप अगर कॉइन कोई टॉस करो, आपके पास दोनों टाइम एक ही बार में क्या हेड और टेल दोनों आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होती है। तो ये कंडीशन है, आपने इसको याद रखना है, तभी और आप रूल अप्लाई कर सकते हो। और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होंगे, यानी वो इवेंट्स जो कि एक ही टाइम पर अकर करेंगे। सपोज करो आप ड्राइव करें और लिसनिंग टू रेडियो। अब ये तो नहीं है कि गाड़ी को पहले रोकोगे देन आप क्या करोगे, रेडियो सुनोगे, या इस तरह से नहीं है, दोनों एक ही काम कर रहे हो। और समटाइम्स ऐसी कंडीशन होती है कि आपकी क्लाउडी वेदर होता है तो रेनिंग होती है, रेन होती है। और समटाइम्स ऐसी भी बात होती है कि आपका सनी वेदर होता है देन आपकी रेन भी हो रही होती है। ठीक है, तो दोनों काम एक ही बार में हो रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो इसके लिए भी कुछ काम करना पड़ता है उस एरर को दूर करने के लिए, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बनाने के लिए, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट हमारी कंडीशन हो गई और रूल के लिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होने चाहिए। व्हेन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो हमारा जो और रूल है वो इस तरह से लिखते हैं, पी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, यानी कोई से दो इवेंट्स हैं ए और बी, इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। याद रखिएगा जब और रूल अप्लाई करेंगे तो मिड में प्लस आएगा, और जब हम एंड रूल अप्लाई करेंगे, जो नेक्स्ट रूल मैं आप लोगों को बताऊंगी, उसमें मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ठीक है, आपने ट्रुथ टेबल्स अगर किए हो तो आप लोगों को पता होगा मल्टीप्लिकेशन एंड और के बारे में। ओके जी, यहाँ पर क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी यानी प्लस में आ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस में आ गई। और रूल एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ अ डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज़ द चांस ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर और अ नंबर डिविजिबल बाय 3। आपको डाइस का पता है, यानी जो लूडो वाला छक्का होता है या फिर गैम्बलिंग वगैरह में यूज़ होते हैं, ठीक है, डाइसेस वगैरह, उसकी बात हो रही है। यानी एक साइड पे 6 साइड्स होती हैं ना एक डाइस की, यानी 1 होता है या 2 होता है, 3 4 5 6, यानी आपने देखना है वो कहते हैं कितने चांसेस है एक इवन नंबर अकर करने के। आप देखो 1 2 3 4 5 तक होते 6 तक होते हैं ना डाइस पर नंबर्स, तो उसमें से पहले तो निकाल लो इवन नंबर कौन से हैं। इवन नंबर हमारे पास हैं 2 होता है, 4 और 6 होता है, राइट। तो मेरे पास पी ऑफ इवन नंबर, यानी पार्ट्स में डिवाइड कर लो प्रोबेबिलिटी को। पी ऑफ इवन यानी इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, तो मुझे पता है एज देयर आर 3 इवन नंबर्स 2 4 एंड 6। 2 डॉट्स लगे होते हैं, 3 डॉट्स वाला होता है डाइस पे साइड, ठीक है, 6 डॉट्स वाला होती है साइड्स, तो 3 होते हैं। तो इसलिए मैंने ऊपर लिखा 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे कि ये हमने
मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला दिखाया कि नंबर ऑफ वेज दैट एन इवेंट कैन अकर, कितनी बार अकर कर सकता है, डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6 साइड्स होती हैं, तो इसीलिए डिवाइडेड बाय 6 आ गया। नेक्स्ट हमारा था और अ नंबर डिविजिबल बाय 3। चलें, अब 6 नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर देखो 6 तक काउंटिंग होती है, उसमें से कौन सा नंबर है जो 3 पर डिवाइड होता है। एक 3 है, एक 6 है मेरे पास, तो यहाँ पर कितने नंबर हो गए, 3 और 6 यानी 2 नंबर्स हो गए। 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी 6 साइड्स होती हैं एक डाइस की, हो गया। अब इसके क्या निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन और डिविजिबल बाय 3। तो इवन की क्या है 3/6 प्लस इसकी डिविजिबल बाय 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/6। ऐड करो, देखो डिनोमिनेटर जब सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड या माइनस जो भी हो रही हो वो कर लेते हैं। 3 + 2 क्या हो गया 5/6। अब ये बात देखें तो हमें कहा गया था कि जब और रूल अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो कंडीशन है, रूल है, वो ये है कि दोनों इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, यानी सेम टाइम पर दोनों अकर ना करें। जब मैं इवन नंबर की बात करती हूँ 2, 4, 6 आता है, जब मैं डिविजिबल बाय 3 की बात करती हूँ देन भी 3, 6 आ रहा है। देखो 6 रिपीट हो रहा है, यानी 6 इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, दोनों एट ए टाइम नहीं आने चाहिए, यानी 6, 6 दोनों में नहीं आना चाहिए, किसी एक में आना चाहिए। तो आप इसके लिए क्या करोगे, 1 माइनस कर दोगे, यानी 5/6 था, 5 में से 1 माइनस कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4/6 करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 6 इज़ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट हो गया हमारे पास। अब आप आ जाओ एंड रूल की तरफ। अब एंड रूल क्या होता है, इसमें तो था ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इवेंट्स होंगे उस पर आप क्या करोगे, एंड रूल अप्लाई करोगे। मैंने यहाँ राइट किया है, when events are not mutually exclusive as 2 events are occurring at the same time then use and rule। probability of a and और की जगह देखो यहाँ पर और लगा था और यहाँ क्या लगेगा, एंड लगेगा। एंड और का ज़रा डिफरेंस ख्याल करना। और रूल के लिए पहली कंडीशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होने चाहिए, यानी एट ए टाइम ये साइमल्टेनियसली अकर ना करें, और प्लस का साइन लगता है। और यहाँ पर जब एंड रूल की बात करें मिड में एंड लगता है और क्या लगता है, मल्टीप्लाई का साइन लगता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड ए एंड बी हैपनिंग इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जैसे हमने यहाँ पर किया था, देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैपनिंग, और यहाँ क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, इन्हीं एग्जाम्पल्स को कंटिन्यू करेंगे। इफ़ अ फैक्ट्री 40% वर्क फोर्स आर वमेन, यानी जो वर्क फोर्स है, यानी सपोज करो 100% है, उसमें से 40% वमेन है, 25% फीमेल्स हैं इन द मैनेजमेंट ग्रेड एंड 30% जो हैं मेल्स हैं मैनेजमेंट ग्रेड में। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ वर्कर सिलेक्टेड इज़ अ वुमेन फ्रॉम द मैनेजमेंट ग्रेड, यानी आपने वुमेन की जो है सिलेक्टेड जो वर्कर हैं वुमेन फ्रॉम द मैनेजमेंट ग्रेड निकालनी है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन चूजन कितने चूज़ की गई हैं, तो वो हमारे पास होगा 2/5। अब किस तरह से देखें, 25% ऑफ फीमेल्स तो हमारे पास कितनी है, मैनेजमेंट ग्रेड से हैं। 30% मेल्स जो हैं हमारे पास मैनेजमेंट ग्रेड से है। तो अब यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन एंड मैनेजमेंट ग्रेड। अब देखो एंड की बात हो रही है, दोनों की बात करनी है, यानी वुमेन और मैनेजमेंट दोनों की बात हो रही है, यानी ये दोनों एक ही टाइम पर अकर कर रहे हैं, क्योंकि वुमेन वर्क फोर्स में भी है और मैनेजमेंट में भी अकर कर रही है। तो इसलिए क्या करोगे आप, एंड का रूल अप्लाई करोगे, तो वुमेन मल्टीप्लाई मैनेजमेंट। अब अस्यूम दैट द टोटल वर्क फोर्स, क्योंकि परसेंटेज में है, टोटल परसेंटेज हमारे पास 100 होती है। वुमेन की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास थी 25%। जब 25 को 100 से डिवाइड करते हो तो 0.5 आता है। 25% फीमेल्स थी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.25 आ जाएगा। 30% है तो 0.3 आई थिंक इस टाइप का कुछ आएगा, लेकिन हमसे पूछा गया है, मेल्स का नहीं पूछा गया, हमसे वुमेन का पूछा गया, राइट। तो वुमेन है, पी ऑफ वुमेन इज इक्वल टू, यहाँ बात हो रही थी वुमेन कितनी है 40%, तो 100 से डिवाइड करो 0.4 होता है। मैनेजमेंट कितनी है हमारे पास, मैनेजमेंट कितनी थी 25% हमारे पास वुमेन हो गई, और मैनेजमेंट हमारे पास थी 25%, ठीक है, मैनेजमेंट ग्रेड में से। टोटल 40% और मैनेजमेंट से
25%। तो इसको क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। वुमेन की कितनी निकली 0.4 और मैनेजमेंट की 0.25, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0.1 आएगा। अगर परसेंटेज में निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100 कर दोगे 0.1 को, तो आपके पास 10% आ जाएगा। Now let's see the set of mutually exclusive events to cover all possibilities between mutually exclusive events. Add up all the probabilities, यानी टोटल जो आपकी possibilities, सारी जो possibilities आती हैं उनको कवर किए। तो हमने ना रेंडमली निकाली ना, बीच में से पूरी मैनेजमेंट से वुमेन निकाल ली, मैन को छोड़ दिया। तो ये अगर आप पूरी की पूरी possibilities को कवर करना चाहते हो तो आपने सब जो probabilities जितनी भी गिवन होंगी उनको ऐड करोगे और इज इक्वल टू, उनको जब ऐड करने के बाद उनका जो इक्वल लोगे वो आंसर 1 आएगा। अब इसको भी सॉल्व करने का मैं वे दिखा देती हूँ। प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल दीज इवेंट्स टुगेदर ऐड अप टू 1, यानी ऐड करने के बाद इज इक्वल टू 1 के लेना है। अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर यूज़ होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स के लिए आपने यूज़ करना है। अब वो इवेंट्स क्या होते हैं, या तो इवेंट अकर करेगा या नहीं करेगा, ए हैपन्स और ए डज़ नॉट हैपन। अगर आपके पास ए हैपन की वैल्यू है तो आप उसको पुट करके ए डज़ नॉट हैपन की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ए डज़ नॉट हैपन की वैल्यू है देन आप ए हैपन्स की वैल्यू निकाल सकते हो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। कैसे करते हैं, आपके पास फॉर्मूला होता है एग्जॉस्टिव, यानी अकर करेगा या नहीं अकर करेगा, तो ऐसे इवेंट्स को कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर दोनों ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं देन पी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपन्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डज नॉट हैपन्स इज इक्वल टू 1, यानी हैपन्स प्लस नॉट हैपन इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसके लिए इन दोनों में से एक की भी वैल्यू हैपन्स की आ जाए तो मैं डज नॉट हैपन की वैल्यू निकाल लूँगी, अगर डज नॉट हैपन की वैल्यू हो तो हैपन्स की वैल्यू। किस तरह से, याद रखिएगा ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में भी पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसके इक्वल होता है, यानी इसका सम किसके इक्वल आता है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर इसको पूरा कलेक्टिवली राइट करें, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हों, डू नॉट अकर साइमल्टेनियसली, यानी एट ए टाइम, एक ही टाइम पर एक साथ अकर ना करें, और एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हों, यानी दो कंडीशन है, अकर कर रहा है या डज नॉट अकर है, तो उसका जो सम होता है वो ऑलवेज 1 होता है, जिसे हम कहेंगे पी ऑफ ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1, जहाँ पर ये तीनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। आपको इस एग्जाम्पल को देखने के बाद समझ आ जाएगी। मैंने यहाँ पर राइट किया है। अब सपोज करो पास और फेल की, पहले मैं एग्जांपल्स बता देती हूँ आपको। जैसे आप ट्रू और फॉल्स, या देखो हमने कॉइन टॉस करने की बात की थी, यानी किसी भी कॉइन को टॉस करते हो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। अगर हेड की भी बात करो, हेड अकर करेगा या नहीं करेगा, या फिर पास। अब आपके जब पेपर देते हो तो आपके पास 2 वेज होते हैं, 2 इवेंट्स अकर करेंगे, या पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे, यानी पास होना है या नहीं होना। तो इस टाइप के ये एग्जॉस्टिव भी हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, क्योंकि एक ही बार पर आप फेल ऐसे इस टाइप का कुछ नहीं होता, ठीक है। या पास और फेल दोनों नहीं हो सकते एक ही बार में एट साइमल्टेनियसली, या तो पास हो गए या फेल हो गए। तो ये एग्जॉस्टिव भी हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी इवेंट्स हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। आपको ये फार्मूला यूज़ करना भी आ जाएगा। हमारे पास फार्मूला था कि हमने पास और फेल का देखना था। जैसे हमें ऊपर फार्मूला बताया गया कि ए इवेंट अकर करेगा प्लस डज नॉट अकर, यानी पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपन्स, यानी येस में प्लस नो, ऐसे समझ लो ना, येस प्लस नो इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको ऐसे भी हैपन्स प्लस नॉट हैपन्स इज इक्वल टू 1, यानी जो भी आपको कंडीशन गिवन है उसमें ऐसे करना है, आपने येस और नो में करना है, यानी हैपन्स एंड डज नॉट हैपन। अब यहाँ पर आपने पास और फेल का देखना था। इसको क्या हो गया, पास और फेल का आपने देखना है। तो इसके लिए आपको जो एग्जाम्पल है यहाँ पर दिखेगी। चलें मैं यहाँ पर, ये नज़र आ रही है, यहाँ पर ये ओपन नहीं हो रहा। देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके पास यू पास प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ यू फेल, यानी आप लिख सकते हो फेल लिख दो या डज नॉट पास इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है।
अब यहाँ पर आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी यू पास आपके पास गिवन है 0.9 यानी 90% आपके पास चांसेस हैं। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास जो फॉर्मूला है यानी पास यानी हैपन्स प्लस डज नॉट हैपन वाला, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी किसकी गिवन है, पास की। तो मैं पास की जगह पर अगर आप देखो निकल आया यू पास की जगह आप 0.9 जो आपके पास गिवन है ऐड कर दो, प्लस बाकी एज इट इज़ रहने दो। अब प्लस का क्योंकि मैंने फेल की निकालनी है, 0.9 यहाँ ऐड हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपके पास 1 माइनस 0.9 0.1 आ जाएगा। यानी अगर आपने प्रोबेबिलिटी येस की या नो की निकालनी है तो 1 माइनस दूसरी जो अपोजिट प्रोबेबिलिटी है उसको माइनस कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आगे हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में इसको स्टडी करना है। इस फॉर्मूले को एग्जॉस्टिव जो इवेंट्स वाला फॉर्मूला है यानी 1 माइनस जो भी आपकी वैल्यू गिवन है उसको करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जॉस्टिव इवेंट की एक और देखते हैं हम। ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल एग्जॉस्टिव इवेंट की प्रोडक्शन लाइन यूजेस 3 मशीन्स यूज़ करी है। चांसेस दैट फर्स्ट मशीन ब्रेक्स डाउन इन एनी वीक यानी 1/10 चांसेस है कि फर्स्ट मशीन ब्रेक डाउन हो जाए। सेकंड चांस है मशीन का, चांस फॉर सेकंड मशीन है कि वो प्रोबेबिलिटी उसकी 1/20 है। और थर्ड मशीन के लिए चांस है कि वो 140 यानी इसके चांसेस गिवन है, प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है। व्हाट इज़ द चांस दैट एटलीस्ट 1 मशीन ब्रेक्स डाउन इन एनी वीक यानी 1 मशीन एटलीस्ट। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 मशीन नॉट वर्क यानी ब्रेक डाउन यानी वर्क करना छोड़ दे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि हमें पता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स वाला जो फॉर्मूला है वो हैपन्स प्लस डज नॉट हैपन इज इक्वल टू 1 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपन्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स डज नॉट हैपन इज इक्वल टू 1 होता है। अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 नॉट वर्किंग यानी उसने कहा ना एटलीस्ट 1 मशीन हो नॉट वर्किंग प्लस सारी की सारी वर्क करें। क्योंकि पहले हमारे पास जो कंडीशन है चांस दैट एटलीस्ट, पहले तो हमारे पास कंडीशन है सारी वर्किंग। जब हमारे पास सारी वर्किंग मशीन्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी तो उसमें से हम माइनस वगैरह करके हम क्या है या ऐड करके हम ये निकाल सकते हैं कि एटलीस्ट 1 नॉट वर्किंग के कितने चांसेस हैं। तो इसके लिए पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 नॉट वर्किंग मशीन। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 नॉट वर्किंग की बात है तो 1 माइनस ये वाला क्या है, ऑल 3 वर्किंग यानी प्लस में है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस पी ऑफ ऑल वर्किंग यानी हमारे पास देखो फॉर्मूला आ गया ना, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 नॉट वर्किंग इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल वर्किंग मशीन्स। अब मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है, 1 तो मेरे पास है तो मुझे अब इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला ऑल वर्किंग के लिए निकाल रहे हो तो सारी की सारी ऐड हो रही हैं हमारे पास यानी अक्रंस एक ही बार हो रही है। तो हमें पता है जब साइमल्टेनियसली इवेंट्स अकर करें एक साथ तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, एंड रूल अप्लाई करते हैं। और एंड रूल के लिए मिड में क्या आता है, मल्टीप्लाई का साइन आता है। ये मिड में देखें मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑल 3 वर्किंग यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वर्किंग मशीन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड वर्किंग मशीन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड वर्किंग मशीन। अब फिर फर्स्ट वर्किंग का कैसे प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो 1 माइनस फर्स्ट नॉट वर्किंग यानी वही एग्जॉस्टिव इवेंट्स वाला, यानी अगर एक की मुझे पता होगी तो मैं दूसरी की फाइंड कर सकती हूँ। देखो 1 क्योंकि मेरे पास जो आंसर है ना वो ब्रेक डाउन के चांसेस का है। ठीक है, यानी ब्रेक डाउन के चांसेस यानी नॉट हैपनिंग वाला है, हैपनिंग वाला नहीं, नॉट हैपनिंग वाला है तो मैं हैपनिंग वाला इससे फाइंड कर सकती हूँ यानी ठीक मशीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकती हूँ डिफेक्टिव मशीन की प्रोबेबिलिटीज़ यूज़ करके। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वर्किंग मशीन होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट नॉट वर्किंग मशीन। तो ये सारा मैंने आप लोगों को दिखाया। 1 माइनस फर्स्ट नॉट वर्किंग की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या थी, 1/10। तो अगर आपको 1 नीचे 10 आए तो ना सामने जो लिखा होता है ना उससे मल्टीप्लाई, 10 1s are 10, फिर ये जो लिखा होता है ऊपर माइनस या प्लस कर देते हैं, -1 9/10 आ गया। अब सेकंड की उसने एज इट इज़ लिख दिया। मैंने यहाँ आप लोगों के लिए ना थोड़ा सा इसे सॉल्व करके दिखाया ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड वर्किंग मशीन क्या होगा, 1 माइनस सेकंड नॉट वर्किंग यानी वर्किंग एंड नॉट वर्किंग, तो बट 1 माइनस यानी सबको 1 में से माइनस करना है। 1 माइनस सेकंड के कितने चांसेस थे, सेकंड के थे 1/20, 1/20 आ गया। नीचे क्या लिखा हुआ है 20 सामने क्या है 20 1s are 20 और -1 है, 20 - 1
डिवाइडेड बाई 20, 19/20। थर्ड वर्किंग मशीन के क्या है, थर्ड नॉट वर्किंग को माइनस कर दो, 1 माइनस क्या गिवन है, थर्ड का चांस था 140, यानी 40 1 ज़ार 40 माइनस 1 यानी 39/40। ये आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ यानी आपके पास वर्किंग की निकल आई। ऑल वर्किंग की क्या निकालते हैं, सारों की निकालनी है तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्या आएगा 9/10 मल्टीप्लाई 19/20 मल्टीप्लाई 39/40, यानी सारे न्यूमरेटर यानी 9 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 39 करो तो 6669 आता है, डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 40 करो तो 8000 आता है। ये निकल आया। अब उसी फॉर्मूले की तरफ चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 नॉट वर्किंग इज इक्वल टू 1 माइनस सबकी जो निकाली है वो ये निकला, तो इसको क्या है 8000, मैंने यहाँ पर आई थिंक यहाँ कंप्लीट हो गया, 8000 नीचे है तो मल्टीप्लाई होगा 8000 1 ज़र 8000 माइनस 6669 माइनस करके 8000 आपके पास आ जाएगा, यानी माइनस करो इसको और आंसर निकल आएगा आपके पास। जो लेक्चर नंबर 36 था वो हमारा कंप्लीट हो रहा है, और याद रखिएगा ये जो लेक्चर नंबर 35 का जो लास्ट हाफ है वो लेक्चर नंबर 36 है इन वीडियो लेक्चर्स, तो यहाँ पर वो भी कंप्लीट हो गया। आगे बजाय इसके कि हम ये लेक्चर, ये वाला जो टॉपिक है ये हमारा लेक्चर नंबर 37 में इंक्लूडेड है। बजाय इस लेक्चर को करने के आपने क्या करना है, हैंडआउट्स की अगर बात करें तो लेक्चर नंबर 35 के अगेन दिखा देती हूँ, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर पेज नंबर 257 से आपका लेक्चर नंबर 37 हो रहा है, और मैंने सब लेक्चर्स आप लोगों के वीयू के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनके साथ मैच करके ही अपलोड किए हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।